जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर CAPF 2024 एग्जामिनेशन पेपर 2। तो कैसे आप अपना पेपर 2 में स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली एसे, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इसको लेकर आर्ग्यूमेंट राइटिंग, इसको लेकर हम एक सीरीज लाने जा रहे हैं। पहले बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है या बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अलग से कि सर एसे कैसे लिखा जाए, क्या फॉर्मेट होगा। बिल्कुल हम पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या इसका फॉर्मेट रहता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं एक एक करके जो है टॉपिक्स भी लाता जाऊंगा, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये सीरीज आपकी टिल CAPF 2024, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्जामिनेशन है, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। वीडियोस आपकी आती रहेंगी। एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी गई है CAPF 2024, जिसमें ये सारे के सारे कंटेंट आपको मिलता रहेगा, खासकर CAPF 2024 पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी हम बहुत सारे सेशंस लेकर आएंगे YouTube पर, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर CAPF पेपर 2। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की, ये पूरी की पूरी सीरीज की शुरुआत करते हैं। सो आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF। स्वागत करता हूं मैं आपका टीम निष्ठा पर। ओके सबसे पहले एसे की बात कर लेते हैं। देखो एसे में ना बहुत सारे बच्चों को रहता है कि एसे कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड रहता है। बहुत सिंपल है जी, आपने सब लोग जो भी CAPF का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, या तो वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आपने इतने सालों में बहुत सारे पेपर, 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन करी है, आपने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, कुछ वैसा ही है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है। हाँ, कुछ फॉर्मेट है, कुछ तरीका है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऐसे। बहुत सारे टाइप ऑफ ऐसे हैं। देखो ब्रॉडली अगर हम बात करें, एक है आपका सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, ठीक है, एक है आपका सोशल इश्यूज हैं, एक हो सकता है पॉलिटी रिलेटेड या पॉलिटिकल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो सकता है, बायलेटरल इशू हो सकता है, किसी भारत का किसी दूसरे देश के साथ संबंध है जो उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी, लीगल इशू हो सकता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इश्यूज हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे आपको थीम पता होती है कि किसके बारे में लिखना है। देखिए सबसे, अगर मैं 3-4 मेन गलतियां देखूं, सबसे पहले हमें ना किसी भी चीज के बारे में, अगर आपको ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग देखना है, तो सबसे पहले ना आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है बाद में पता होना चाहिए, पहले क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का ब्रॉड कॉन्टूर समझ आना चाहिए, ब्रॉड आउटलाइन समझ आना चाहिए कि क्या इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कहा जाता है ना, कहावत है कि जाना था चीन, पहुंच गए जापान। लिखना कुछ था, लिख कुछ आ गए, पूछा कुछ था और आप कुछ भी गाथा लिख के आ गए, तो आंसर नहीं मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की तरह नहीं है कि जी हाँ देखा, अरे वाह बहुत अच्छा, 4 पेज लिखे हैं, मेजर किया, नंबर मिल गए। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, बट ऐसा यहां पर नहीं है। अगर आपने इररेलेवेंट लिखा है तो बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब ये वाला नहीं है कि अरे बेचारे ने इतना लिखा है, 2 पेज भरे हैं, तो 2-4 नंबर दे ही देते हैं। बिल्कुल क्रॉस है। ठीक है, वहां पर ये क्लैरिटी है। तो ये आप मार्क्स से भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं। वो कहेंगे हमने पूरा पेपर करके आए थे, फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी है कि आप सही लिख के आओगे जो पूछा गया है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, देखो पेपर खासकर UPSC का रिटन एग्जामिनेशन, वो बेशक सिविल सर्विसेज का हो, सिविल सर्विसेज का रिटन मैंने 2 बार क्लियर किया है, 2 बार IAS का इंटरव्यू दिया है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, तो आई कैन गिव यू अ ब्रीफ अबाउट के कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा CAPF क्लियर किया है, स्टेट सिविल सर्विसेज का रिटर्न क्लियर किया है। तो यहां पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो सुनने वाला है, जो पहली बार सुन रहा है, तो उसको एश्योर हो जाए कि नहीं, मतलब जो चीजें बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे मान के चलो, अगर आप पूरे पेपर को एवेल्युएट करोगे, तो मान लो 200 वर्ड का अगर आपको एक ऐसे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपके पास 8 से 9 मिनट है। मान लो अगर आपके पास एवेल्युएट अगर हम करते हैं कि 8 मिनट है, तो 1 मिनट जो है ना आपका,
वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाना चाहिए, रादर देन रीडिंग द टॉपिक एंड जस्ट इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले सोचो। ठीक है, यहां पर आप सोचना क्या है उस टॉपिक के बारे में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पेस्टल टेक्निक क्या है, ठीक है, पेस्टल टेक्निक से आप कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स ढूंढ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि सर हम पढ़ा तो हमें बहुत कुछ है, बट ब्लैंक हो जाता है वहां पे जाके, समझ नहीं आता कि क्या लिखें। ठीक है, इस टॉपिक पे क्या ऐसा जो रेलेवेंट है जो हम इस पे लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज, या फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई, बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। ठीक है, तो ये पेस्टल टेक्निक, इस पे हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च, यहां पर आप ऑब्वियसली पेपर में बैठ के आप रिसर्च नहीं कर सकते, बट ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च यहां पर इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा कि जो आपने पॉइंट्स लिखे, मान लो आपने एक टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया बहुत जल्दी से, 1 मिनट में उसके पॉइंट लिखे, 5-6 पॉइंट लिखे आपने, तो अब इनमें से आपको कौन से पॉइंट पहले लिखने हैं, कौन से पॉइंट बाद में लिखने हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हिटिंग द बुल्स आई, यहां पर भूमिका बांधने का समय नहीं है। इतना आपको वर्ड लिमिट ही नहीं दिया गया कि आप बैठ के जो है बहुत डिटेल में टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। ये 2020 मैच है बिल्कुल। ठीक है, सीधा जाती चौके छक्के मारने हैं। ठीक है, ओके। डेवलप अ थीसिस, ठीक है, डेवलप अ थीसिस मतलब कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, कि आप वो एक कहानी के रूप में आना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड होनी चाहिए चीजें। आउटलाइन, राइट, एडिट। ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, आपको लिखना है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट यहां पर आप स्किप कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन है। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक चीजों को समझे, वर्ड्स को समझे। बहुत सिंपल है, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछा है। ठीक है, अगर व्हाई पूछा है तो रीजन, आस्किंग फॉर अ रीजन, कि कोई क्या कारण है वो पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट, ठीक है, आपको एनालाइज करना है कि जो भी टॉपिक दिया गया है वो उसमें अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसमें कई सारे वर्ड्स आते हैं, मैं भी उनका भी आपको मतलब समझाऊंगा। क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, एग्जामिन, कंपेयर, डिफरेंशिएट। बहुत सारे बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, वो देखा टॉपिक, उस के बारे में जो भी बताए लिख के आ गए। ठीक है, नंबर अगर आप रेलेवेंट लिख के आएंगे तो भी नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने वो समझा नहीं, कीवर्ड्स को नहीं समझा, ठीक है, वेयर, व्हेन, ठीक है, तो ये आपके आंसर में आने चाहिए। मान लो कोई भी टॉपिक पूछा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा है फॉर एग्जांपल, या वन नेशन वन इलेक्शन पूछा है, तो उसमें कहां की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये इससे आपके जो पॉइंट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या रीजन है, क्यों करना चाह रही है सरकार, भाई चल रहा है सिस्टम ऑलरेडी, या उसके पीछे क्या मंशा है, तो दैट इज यू शुड राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, सो व्हेन, हाउ, आस्किंग फॉर अ वे, कैसे हो सकता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन है, कैसे हो सकता है, कैसे धरातल पर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। द आइडिया हियर इज कि आपको वो व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, या उसको इवेल्युएट करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। नेक्स्ट जो कह लो कि ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ऐसे राइटिंग का, दैट इज पेस्टल टेक्निक। पेस्टल टेक्निक में पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक हो गया, एस से सोशो कल्चरल हो गया, टी से टेक्नोलॉजिकल हो गया, एल से लीगल हो गया, और ई से हो गया आपका इन्वायरमेंटल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको क्या सोचना है कि कोई भी टॉपिक है, उस जरूरी नहीं है कि उसके सारे एस्पेक्ट हों, बट आपने तुरंत सोचना है अच्छा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अब क्या सोचना है, लोकल पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, लोकल पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब देश की पॉलिटिक्स को कोई इंपैक्ट कर रहा है, या उसका कोई कंसिक्वेंस है, या उसका कोई रीजन है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, डब्ल्यू पढ़े, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। ठीक है, हाउ, तो इससे रिलेटेड आपको चीजें सोचनी है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कल आंसर लिखा एकदम हो गया। ठीक है, सो यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट। बट ये ऐसे राइटिंग में जो 8 से 9 मिनट का आपको एक आंसर को लिखने का मौका मिलता है, उसमें जो पहला 1 से 1.5 मिनट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं ना दौड़ने से पहले दौड़ने की जो तैयारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपने जब पॉलिटिकल सोचा तो लोकल पॉलिटिकल फैक्टर, रीजनल पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेशनल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी।
ठीक है, कि ग्लोबल लेवल पर उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है ग्लोबल गवर्नेंस पे। मान लो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश इंडिविजुअली क्लाइमेट चेंज को ठीक कर देगा। इसमें पूरी दुनिया के देशों को साथ में आना पड़ेगा, खासकर बड़े देशों को साथ में आना पड़ेगा, तभी होगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं इस पे। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में अगेन लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेशनल इकोनॉमिक फैक्टर, रीजनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की फॉर एग्जांपल, तो इन्फ्लेशन में क्या आप ये नहीं काउंट करेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हैं, या डॉलर कितना एप्रिशिएट डेप्रिशिएट कर रहा है विज़ावी रूपी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स नेशनल भी आ गए, इंटरनेशनल भी आ गए, ठीक है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन क्या रेट है, ठीक है, ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट आता है सोशो कल्चरल। अब सोशो कल्चरल काफी ब्रॉड एरिया है, इसमें आप कह सकते हैं महिलाएं, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, एल्डरली पीपल, ठीक है। सो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, चेंजेस इन द लाइफस्टाइल, बिहेवियर, हैबिट्स, ठीक है, ये सारे चीजें जो हैं एक पर्टिकुलर जो है देश में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप एक सोशो कल्चरल रिलीजियस फैक्टर्स में डाल सकते हो, ठीक है। ये एक सोशो कल्चरल मुद्दा है, ठीक है। वेयर एज अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को बात करोगे तो एक पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक इश्यूज में आता है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशन ये इंटरनेशनल अफेयर्स में आ गया, बायलेटरल इश्यूज में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया आपका टेक्नोलॉजिकल। अब आज के समय पर अगर मैं यूपीआई की बात करता हूं, ई रूपी की बात करता हूं, तो ये टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है। सो इसमें आपको, या फिर मैं ये कहता हूं कि किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होने चाहिए, किस तरीके से करप्शन कम होनी चाहिए, तो इन सारे फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, चेंजेस क्या हो रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको लिखना है। ये आपको पॉइंट्स देंगे तुरंत द मोमेंट यू सी द टॉपिक। अच्छा, इसका पॉलिटिकल क्या है, सोशल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, लीगल क्या है, ठीक है। सो देन लीगल, नेशनल लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस, उसको लेकर हमारे देश में क्या कानून है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या बाय लॉज हैं। ग्लोबल लेवल पर इसको लेकर यूनाइटेड नेशन का कोई कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन का कोई रेगुलेशंस है, ठीक है। वर्ल्ड लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस की बात करते हैं। फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आ गया। मान लीजिए जब हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ घरों में सोलर लगाया जाएगा, तो उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी है, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी है, ठीक है। तो यहां पर नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, इससे आपको बेसिकली ये क्या है, ये आपको एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है लिख के आने के लिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि लिखें क्या, तो ये आपको आइडिया दे रहा है कि किस डायरेक्शन में सोचना है। तुरंत आपने ये 6 पॉइंट्स को सोचना है। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 पॉइंट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वैलिड हो। अब जब आप उन 5 या 6 पॉइंट्स को लिख लोगे, तब आपको यह सोचना है कि कौन से 2 पॉइंट, अब ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसमें मैं कोई आपको एक फिक्स रूल नहीं बता सकता कि ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं बात करता हूं यूपीआई की, तो यूपीआई में सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ऑब्वियसली थर्ड एस्पेक्ट में कहूंगा सोशो कल्चरल भी है, ठीक है। किस तरीके से सोसाइटी में बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। तो ये 3-4 चीजें हो गई। तो इसमें आपको एक प्रायोरिटी वाइज उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपने लिखना शुरू कर दिया कि हाँ जी, इससे मेरे को बहुत सारे नॉलेज मिलती है, मेरी वोकैबुलरी ठीक होती है, ठीक है। ऐसे कई पॉइंट्स लिख सकते हैं। आखिरी में आपने लिखा कि जी आखिरी महीने में ये जो है एज अ स्क्रैप भी, इससे कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं इसको बेचकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, बट आप इस पॉइंट को पहले लिख दोगे अगर, तो फिर आपके नंबर गए, ठीक है। वो कहेगा भाई साहब इसने न्यूज़पेपर इसलिए लगवाया है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मतलब बहुत लाइटर नोट पे है, बट ट्राई टू गेट द पॉइंट कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस, ये चीज मिल रही है। दूसरा चीज आपकी वोकैबुलरी, जो भी है, कोई भी भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी रीजनल भाषा है, वो आपकी इंप्रूव हो रही है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप लिखेंगे। आखिरी में आपने एक लिखा कि हाँ इसके अलावा ये भी इसका बेनिफिट है। ओके, तो ये है
इश्यूज, सिक्योरिटी इशू, सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, फिलॉसफी का भी टॉपिक जनरली कई बार पूछता है, ठीक है। ये आप देखेंगे रिसेंटली एक टॉपिक इस पे भी रहता है। ये टॉपिक आई वुड से तभी आप इसको करना जब आप उसमें बहुत अच्छा आंसर लिख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे फिलॉसफी वाले टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो ये प्रैक्टिस के साथ अच्छा हो सकता है। पर ये एक अच्छा टॉपिक है, ओपन एंडेड होता है और इसमें आप अपने व्यूज़ ज़्यादा लिख सकते हैं, अपने ओपिनियंस को ज़्यादा लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो ये ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एसेज हैं। जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इन कैटेगरीज में इसको फॉल कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ब्रॉडली इन्हीं कैटेगरीज ऑफ जो है इश्यूज में आपको मिलते हैं। तो आपको ये समझना है कि अच्छा मेरे को सिक्योरिटी के 10 टॉपिक तैयार करने हैं, सोशल इश्यूज के 10 टॉपिक तैयार करने हैं, तो इस तरीके से आप जैसे 6 एसेज हैं, 6 ऐसे में से आपको 4 करने हैं अभी तक। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें, ये चेंज हो सकता है कभी भी। ये एक बात और बता दूं, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में ऐसा कई बार हुआ है कि ये फिक्स नहीं है कि 6 में से 4 ही ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 4 ऐसे आए और आपको बोला जाए कि 4 के 4 आपको लिखने हैं। तो ये कभी भी मान के मत चलिएगा कि आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा हुआ है पहले भी, ठीक है। बट हाँ, जनरली ट्रेंड मतलब बहुत कम हुआ है ऐसा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आता हूं मैं अगला जो छोटा सा टॉपिक है, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, डिफरेंशिएट, कंपेयर, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट और कंपेयर में समझ लेते हैं। अब कई बार हम इनको ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, नहीं। डिफरेंशिएट, डिफरेंस, दो चीजों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। मान लो, ठीक है, कॉफी और टी दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो सिर्फ डिफरेंसेस बताने हैं डिफरेंशिएट में। जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो तो सिमिलैरिटीज भी आती हैं और डिफरेंसेस भी आते हैं। ये है डिफरेंस कंपैरिजन में और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों आते हैं, डिफरेंशिएट में सिर्फ डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल एनालाइज, एनालाइज और एग्जामिन। देखो, क्रिटिकल एनालाइज में ना आपको जैसे क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, सरकार को थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ये आपने सही किया, ये नहीं किया, तो इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में डीप डाइव कर रहे हो। डीप डाइव मतलब उसमें पूरा उसको थॉरोली एनालिसिस कर रहे हो, उसका डायसेक्ट कर रहे हो, इवेल्युएट, उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो उस पर्टिकुलर चीज की। फॉर एग्जांपल, सरकार कहते हैं कि नरेगा, मान लीजिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो क्या ये सही प्रोग्राम है, ठीक है। क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या इसकी वीकनेस हैं, क्या इसका इंपैक्ट रहा, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। इट इज लाइक, इसको ऐसे समझना क्रिटिकल एनालाइज को एक और तरीका कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो एक कहा जाता है ना आइडियल ओपोजिशन। आइडियल ओपोजिशन कौन होता है? जो सरकार को बताए, ओपोजिशन लीडर या ओपोजिशन कैसा होना चाहिए, जो सरकार को बताए कि देखिए ये आपने जो पॉलिसी लाई इसमें ये अच्छे पॉइंट हैं, ये खराब पॉइंट है, इसका ये इंपैक्ट होगा, इसकी ये इफेक्टिवनेस होगी और इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्रिटिकली इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, सारी चीजों को बहुत क्रिटिक के रूप में देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज। मैं उसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। एनालाइज, ब्रेक डाउन, अंडरस्टैंड पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। सिंपल, एक पर्टिकुलर चीज को आपने इसको ब्रेक डाउन किया। एग्जाम्पल, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सारे मुद्दे ना बड़े रेगुलर हैं, बड़े चर्चा में हैं, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। तो उसे आपने ब्रेक डाउन किया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों, क्या मतलब क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट है, इसके क्या नुकसान है, ठीक है। अंडरस्टैंड पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, और उसके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। एग्जामिन, क्लोजली इंस्पेक्ट, आइडेंटिफाई फीचर्स एंड पोटेंशियल इश्यूज। इसमें सिंपल बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जामिन क्या है, सिंपली आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, इसके फीचर्स को देखना है, मतलब उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि जी सुगम्य भारत अभियान है, ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगजन के लिए है, ठीक है, इसका मोटिव क्या है, इससे हम चाहते क्या है करना, सिंपली वो चीज़ है। तो वो चीज़ में आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज में क्या है, आप इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ऐसा एग्जामिनर। अब इसको ना थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल आपके पास, ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल में मान लो आप न्यूज़ आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, तो क्या है उसमें,
जब आप न्यूज आर्टिकल को एनालाइज करोगे तो आप उसमें करोगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या स्टेटेड गोल था, ठीक है, उसके क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या उसके कमियां हैं और उससे हमें क्या अचीव हो रहा है और कितना अचीव हो रहा है, कितनी इफेक्टिवनेस है। जैसे कहा गया शुरू में कि यूपीआई जब आया तो किसी ने मतलब ये भी कहा गया कि कोई नहीं यूज करेगा, गांव में देहात में कौन सा यूज करने जा रहा है कि मोबाइल फोन स्कैन करेगा, ये सब हवाई बातें हैं। तो ये उस समय पर एक क्रिटिकली इवेल्युएट किया गया कि इसका इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एंड एनी एथिकल कंसिडरेशन, हाँ उसकी और एथिकल कंसिडरेशन, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल, ठीक है, बीटी ब्रिंजल को लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या आती हैं, इसका एथिकल कंसिडरेशन आ गई। पैसिव यूथनेशिया, ठीक है, पैसिव यूथनेशिया जो है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये एथिकल कंसिडरेशन आ गई आपकी। ओके, एनालाइज। अब एनालाइज में क्या है, यू वुड ब्रेक डाउन द आर्टिकल स्ट्रक्चर कि आप देखोगे अच्छा हेडलाइन है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, और इसमें क्या एविडेंस यूज किए गए हैं, मतलब इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर या इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इसके क्या जो है एविडेंसेस हैं, ठीक है, और इसका इंटेंडेड पर्पस क्या है। भाई इस इंटेंडेड पर्पस इस पर्टिकुलर चीज का कि लोगों को इन्फॉर्म करना है, समझाना है, मनाना है, ठीक है, या फिर एंटरटेन करना है, ठीक है। तो ये आपको इससे ये पता लगेगा एनालाइज से। ओके, एग्जामिन में आप इंस्पेक्ट करोगे फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए, पोटेंशियल बायस इन द लैंग्वेज। अब हो सकता है कि वो लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट है, सेंट्रिस्ट है, किस तरीके का है, ठीक है, किस तरीके की सोच से वो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द सोर्सेज साइटेड, तो ये हो गया आपका एग्जामिन। कुल मिला के दोबारा से मैं इसको कंसोलिडेट करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रिटिकल एनालाइज में ओवरऑल सारी चीजें देखी जाती हैं, आप उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंपैक्ट, इफेक्टिवनेस, सॉल्यूशंस, सारी चीजें देखते हैं। एनालिसिस में आप जो है उसका इंटेंडेड पर्पस, सॉल्यूशन वगैरह आप नहीं देखते हैं, आप सिर्फ उसके क्या एविडेंसेस हैं, क्या उसका पर्पस है, क्या इफेक्टिवनेस है, बस, ठीक है। एग्जामिन में उससे भी कम, ठीक है, एग्जामिन में आप मेनली फैक्चुअल एक्यूरेसी, क्या उसका पोटेंशियल बायस है, किस तरफ वो इशारा कर रहा है, ये चीजें आप इसमें देखते हैं। बहुत फाइन डिफरेंसेस हैं, बट ये इससे क्या होगा, आप जब आंसर लिखेंगे तो आप बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब एग्जामिन पूछा है, एनालाइज पूछा है, क्रिटिकल एनालाइज पूछा है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरे को लिखना क्या है, मेरे को सॉल्यूशन अपनी तरफ से देना है या नहीं देना है। क्लियर? तो ये था आज का सेशन। कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन में पहले ही बता चुका हूं। डिफरेंशिएशन में 2 आर्टिकल्स हैं या 2 चीजें हैं, उसको आपने सिंपली डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंसेस को देखना है। कंपैरिजन में दोनों चीजों को देखना है, सिमिलैरिटीज भी देखनी है, डिफरेंसेस भी देखने हैं, ठीक है। तो ये है आज का सेशन एसए का। दोबारा से मैं कंसोलिडेट कर लेता हूं आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो था एक आपका पेस्टल टेक्निक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पेस्टल टेक्निक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, इन्वायरमेंटल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो ये 6 एस्पेक्ट देखने हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है ना। किसी भी चीज के बारे में हम यही चीज पूछते हैं कि भाई ये कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, ठीक है। तो ये चीज आपको उस एसे में आनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद हमने ये छोटे छोटे चीज को समझा कि जब एसे को आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन आपका 10% होना चाहिए, मतलब 200 वर्ड्स का आपको आंसर अगर लिखना है तो बहुत सारे बच्चे 50-50 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपने 1 लाइन लिखनी है इंट्रोडक्शन में बस, ठीक है, सीधा मुद्दे पे आना है। एक गाना भी है ना कि सीधा पॉइंट पे आओ ना, ठीक है। तो यूपीएससी कह रहा है भाई साहब इधर उधर की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो पॉइंट पे आना है। कंक्लूजन इज योर आई वुड से 80% ऑफ द होल आंसर। 10% शुड बी द कंक्लूजन, 80% बॉडी, 10% कंक्लूजन, 10% इंट्रोडक्शन, 10% कंक्लूजन, 80% बॉडी। तो ये एक ब्रॉड फॉर्मेट है। बॉडी में क्या क्या लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आंसर राइटिंग में कितना अच्छा आंसर राइटिंग होगा वो डिपेंड करता है उस 1 से 1.5 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग में।
अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को यह भी लगता है कि हम पहले पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से फिर हम आंसर लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको आंसर साथ साथ में लिखने होंगे, आपको प्रेजेंट नॉलेज के साथ आंसर लिखना है। मान लो मैं आपसे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अभी प्रेजेंट नॉलेज में पूछ रहा हूं कि आप अभी बताइए कि आपका क्या व्यू है, बताइए, ठीक है? तो आप सारी चीजें कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ट्रस्ट में, सारी चीजों के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रेजेंट नॉलेज पे जो भी आपको बेस्ट पता है उसका बेस्ट, देखो एक होता है कि मेरे को 100 पता है, बट जब मैं लिखने बैठता हूं तो वो 80 70 ही आ पाता है। तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि बहुत सारे बच्चे 50, वो उनको पता बहुत है पर वो लिखने में कहते ना 50 भी नहीं आ पा रहा 100 का। तो आपको कोशिश करना है कि वो 70 80 90 100 तक पहुंचे। जो मैं जानता हूं प्रेजेंट में, उसको मैं इफेक्टिवली कैसे लिख के आ पाता हूं। अगर आप प्रेजेंट जो नॉलेज है उसको भी इफेक्टिवली लिख के आ पाओगे, ट्रस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा किसी का भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकता है। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी डाउट। तो ये था सीएपीएफ के ऐसे राइटिंग को लेकर कुछ मेन पॉइंट। ये सारी चीजें नहीं है बट ये मेन चीजें हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझा, 3 मैंने चीज मेन बताई हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। दिस इज अ मस्ट फॉर ऐसे राइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।